हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के पार्ट 8 आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे। इससे हमारे एग्ज़ाम में 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं? 4 नंबर के प्रश्न आने वाले में एक क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा जाएगा? MCQ बेस पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? MCQ बेस पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें से क्या आएगा? वेरी शॉर्ट। क्या आएगा? वेरी शॉर्ट। ये भी कितने नंबर का आएगा? 1 नंबर का आएगा। उसके बाद क्या आएगा? शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? अपने से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से इसमें टोटल कितने नंबर आएंगे हमारे पास? 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। आनुवंशिकता, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता होती क्या है। आनुवंशिकता क्या होती है? जनक संतति से गुणों को एवं लक्षणों का कहाँ जाना? आनुवंशिकता पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में जाना। इसमें क्या होता है? जनक पीढ़ी से लक्षण कहाँ जाते हैं? संतति पीढ़ी में जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे माता पिता से जो लक्षण है वो कहाँ आते हैं? दूसरी पीढ़ी में आते हैं। इसे क्या कहेंगे? हम आनुवंशिकता कहेंगे। हम बहुत सी बार देखते हैं कि हम बोलते हैं कि लड़का तो अपनी माँ पे गया है, अपने पिता पर गया है, तो किस आधार पे बोलते हैं हम? उसके द्वारा जो आनुवंशिकता लक्षण आए हैं, जो माता पिता के उसके अंदर लक्षण आए हैं, इसी वजह से क्या होता है? उनके जो गुण हैं, जो उनके लक्षण हैं, वो उनकी अगली संतति में या उनके बच्चों में दिखाई देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता में क्या होता है? माता और पिता दोनों की उम्र क्या होती है? बराबर होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। दोनों क्या होते हैं? बराबर जिम्मेदार होते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए आनुवंशिकता के बारे में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए हैं, आनुवंशिकता के बारे में सबसे ज़्यादा जिसने बताया है वो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। और इसी से हमारे एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं? लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? तो क्या आंसर रहेगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया? मटर के पौधे पर किसने प्रयोग किया? ये सब प्रश्न किसमें पूछे जाते हैं? इससे संबंधित पूछे जाते हैं। इनका एक और प्रश्न क्या पूछा जाता है? इन्होंने क्या किया था? 7 विप्रेसी लक्षणों पर क्या किया था? प्रयोग किया था। मटर के दाने पे प्रयोग करने के साथ इन्होंने क्या किया था? 7 विपरीत लक्षणों को लेकर इन्होंने क्या किया था? एक प्रयोग किया था, जिसके आधार पर इन्होंने बताया कि एक पीढ़ी से लक्षण कहाँ जाते हैं? दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? कुछ गुण प्रभावी होते हैं तो कुछ गुण क्या होते हैं? अप्रभावी होते हैं। अगला आएगा मेंडल के प्रयोग की परिभाषाएं क्या क्या होती है। पहला आता है हम पास कारक। कारक क्या होगा? जिस भी चीज़ पे क्या की जाती है? प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने किसके ऊपर प्रयोग किया था? मटर पे प्रयोग किया था, तो मटर का वहाँ पे क्या रहेगा? कारक रहेगा। और उससे संबंधित क्या की जाएगी? स्थापना, जीन की स्थापना की जाएगी। अगला आता है संकरण। संकरण क्या होता है? जब 2 जाति या 2 जीवों के बीच क्या करवाया जाता है? निषेचन करवाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम संकरण कहते हैं। संकरण के बाद क्या आएगा? संकर। संकर क्या होता है? 2 जाति के जीवों के बीच जो संकरण करवाया जाता है, जो निषेचन करवाया जाता है, उससे जो नई संतति उत्पन्न होती है या नई पीढ़ी का जिसका जन्म होता है, उसे क्या कहते हैं? हम संकर कहते हैं। 2 विपरीत लक्षणों को या 2 समान लक्षणों को मिलाकर जब हम निषेचन करवाएंगे, तो निषेचन के बाद जो पीढ़ी का जन्म होगा वो क्या कहलाएगी? संकर पीढ़ी कहलाएगी। प्रथम फिलियन के क्या बोलते हैं अपन? F1 पीढ़ी को क्या बोलते हैं अपन? प्रथम फिलियन कहते हैं। क्यों? जब हम किसी 2 चीज़ों के बीच में संकरण करवाते हैं तो जो पहली संतति प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? F1 पीढ़ी। फिर उसके बाद जो दूसरी संतति प्राप्त होती है उसे क्या बोलेंगे अपन? F2 पीढ़ी। तो प्रथम फिलियंस के क्या बोला जाता है? F1। उसके बाद क्या होता है? प्रभावी और अप्रभावी। जब दो जीवों के बीच में क्या करवाया जाता है या 2 वस्तुओं के बीच में क्या करवाया जाता है? संकरण करवाया जाता है, तो नवीन जीव की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। लेकिन उत्पत्ति में ये देखा जाता है कुछ गुण तो क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं, कुछ गुण क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं, और कुछ गुण क्या होता है उसमें? अप्रभावी। कुछ गुण क्या हो जाते हैं उसमें? अप्रभावी होते हैं। प्रभावी अप्रभावी कैसे होते हैं? हम आगे उदाहरण के साथ समझेंगे। आगे चलो। इसके बाद इसमें आता है हमारे पास जीन।
जीन क्या होता है? जीन क्या होती है? डीएनए का वो भाग जिसमें क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं होती है, वह प्रोटीन का क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। जीन क्या होती है? एक तरह से डीएनए की मौलिक इकाई होती है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, डीएनए की मौलिक इकाई क्या होती है? जीन होती है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? वो भी क्या होती है? जीन होती है। जीन एक तरह से क्या होता है? प्रोटीन सूचनाओं का क्या होता है? एक संग्रहण होता है, जिसके द्वारा संतति पीढ़ी से, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में क्या जाते हैं? सूचनाएं एवं लक्षण जाते हैं। अगला इससे मेन जो प्रश्न एग्जाम पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? मेंडल का आनुवंशिकता का नियम। मेंडल ने जब मटर के पौधों पर क्या किया? परीक्षण किया। मटर के पौधे पर क्या किया? संकरण करवाया। तो उसने पाया कि इसमें क्या होते हैं? आनुवंशिकता के कारण गुण प्रभावी और अप्रभावी पाए जाते हैं। तो कौन से गुण प्रभावी हैं, कौन से गुण अप्रभावी हैं, वो हम इस नियम के माध्यम से समझेंगे। मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने सबसे पहले क्या किया? मटर के विपरीत लक्षण वाले पौधों को लिया। जैसे एक लंबा पौधा ले लिया और एक कौन सा पौधा ले लिया? छोटा पौधा ले लिया। लंबे पौधे को उसने क्या कहा? टीटी कहा। और जो छोटा पौधा था उसे क्या कहा उसने? स्मॉल टीटी कहा। तो इसके साथ उसने क्या किया? बड़े पौधे और छोटे पौधे के बीच में क्या करवाया? संकरण करवाया। बड़े पौधे और छोटे पौधे के बीच में क्या करवाया? संकरण करवाया। जब उसने संकरण करवाया तो उसने पाया कि जो F1 पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में सारे पौधे क्या प्राप्त हुए उसे? लंबे प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी में सारे पौधे उसे क्या प्राप्त हुए? लंबे प्राप्त हुए। लंबे प्राप्त हुए तो इसका लंबा होना इसका क्या हो जाएगा? प्रभावी लक्षण हो जाएगा। क्या प्राप्त हुए उसे? लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो ये लक्षण क्या कहलाएगा उसका? प्रभावी लक्षण है। लेकिन जब उसने उन्हीं पौधों के साथ F2 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में? F2 पीढ़ी में क्या करवाया? संकरण करवाया। F2 पीढ़ी में क्या करवाया? संकरण करवाया। तो उसने क्या पाया? जो पौधे हैं वो किस अनुपात में से प्राप्त हुए? 3:1 अनुपात में प्राप्त हुआ। जो लंबे पौधे थे और जो छोटे पौधे थे उनका अनुपात क्या था? 3:1 था। और 3:1 में भी क्या था? ये जो लंबे पौधे थे, एक पौधा क्या प्राप्त हुआ? बड़ा प्राप्त हुआ। एक पौधा क्या प्राप्त हुआ? छोटा प्राप्त हुआ। जबकि जो दो पौधे थे वो क्या थे? मीडियम थे। दो पौधे क्या थे इसमें? मीडियम थे। तो ये अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1। 3 अनुपात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक पौधा क्या था? सबसे लंबा हुआ। जबकि दो पौधे क्या थे? मीडियम थे। और जो चौथा पौधा था वो क्या था? छोटा था। तो इस हिसाब से उनका अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1:2:1 भी लिख सकते हैं। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा, ये अनुपात भी आपको दिया जा सकता है कि सबसे बड़ा पौधा क्या था? 1 था। सबसे छोटा पौधा का अनुपात क्या था? 1 था। दो पौधे क्या थे इसमें? मीडियम थे। तो MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपसे ये प्रश्न अवश्य रूप से पूछा जा सकता है कि जो मेंडल द्वारा जो आनुवंशिकता का नियम दिया गया तो उसमें जो पौधों का अनुपात था वो क्या था? 1:2:1 या फिर 3:1 के रूप में थे। इसे हम क्या बोल सकते हैं? अगर इस प्रतिशत में आप बदलो तो प्रतिशत में क्या हो जाएगा? ये 75% और 25%। इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 75% और 25% भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे कहाँ पूछा जा सकता है? MCQ बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इससे आप क्या समझे? मेंडल की जो आनुवंशिकता का नियम है वो लोग क्या होगा? मेंडल ने मटर के विपरीत लक्षणों पे क्या करवाया? संकरण करवाया। जब उसने संकरण कराया तो उसने पाया कि जो प्रथम पीढ़ी है उसमें सारे पौधे क्या मिलते हैं उसे? लंबे प्राप्त हुए। जब उसने F1 पीढ़ी के पौधों के बीच में क्या करवाया? संकरण करवाया। तो उसने पाया कि जो उसके जो पौधे हैं किस अनुपात में मिलते हैं उसे? 3:1। 3:1 मतलब बड़े पौधों का अनुपात क्या था? 3। और छोटे पौधों का अनुपात क्या था? 1 था। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? मेंडल का आनुवंशिकता का नियम। इसे हम प्रभाविता और अप्रभाविता नियम भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि मेंडल के नियम से कैसे पता चलता है कि इसके लक्षण प्रभावी हैं या अप्रभावी है, तब भी हमें यही नियम लिखना है। या आपसे सीधा पूछा जाए कि मेंडल का आनुवंशिकता के नियम को समझाइए, तब भी हमें कौन सा नियम लिखना है? यही नियम लिखना है। अगला आता है अपने पास मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम। मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम क्या होता है?
पहले नियम में क्या पढ़ा, प्रभावी और अप्रभावी। इस नियम में क्या पढ़ना है कि जो मेंडल के द्वारा जो नियम दिया गया उसमें लक्षण क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, हस्तांतरित होते हैं। इसके लिए उसने क्या लिया, वहाँ पे विपरीत लक्षण क्या था, लंबा और छोटा होना। यहाँ पे इसने क्या लिए, दो जोड़ी लक्षण लिए। वहाँ पे एकल लक्षण थे, यहाँ पे कौन सा लक्षण लिए इसने, दो जोड़ी लक्षण लिए। दो जोड़ी लक्षणों में क्या क्या लिया इसने दो जोड़ी लक्षणों में क्या लिया, एक तो इसने लिए गोल पीले, गोल और पीले, और दूसरे क्या लिया इसने, झुर्रीदार हरे। गोल पीले को इसने क्या कहा, कैपिटल आर आर और वाई वाई, जबकि झुर्रीदार को क्या कहा इसने, स्मॉल आर आर और जी जी। पौधों का जब इसने चयन किया तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे क्या मिले उसे, पीले और गोल प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी में क्या मिले उसे, पीले और गोल प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी में कौन से पौधे प्राप्त हुए थे, गोलाकार और पीले प्राप्त हुए। लेकिन जब इसने इन सब के बीच में क्या करवाया, संकरण करवाया, तो उसने पाया, क्या पाया, जो उनके जो लक्षण प्रारूप है वो क्या था, 9:3:3 1 था। 9:3:3 1 अनुपात में क्या मिले, ये पौधे मिले। जबकि जो स्वतंत्र विन्यास का नियम था उसमें कौन सा अनुपात क्या था, लक्षण प्रारूप 9:3:3:1। जबकि जो हमारा मेंडल का आनुवंशिकता का नियम था उसमें लक्षण प्रारूप क्या था, 1:2:1 था। हो जाएगा। अगला आता है हमारा क्वेश्चन है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो होने वाला बच्चा होगा वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है, इसका निर्धारण जो नर और मादा द्वारा जो गुणसूत्र होते हैं उनके अनुसार होता है। मानव में क्या पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से 22 तो क्या होते हैं, दैहिक होते हैं, और एक गुणसूत्र क्या होता है इसमें, लिंग निर्धारण के लिए होता है। 22 जोड़े मादा हो या फिर नर हो, दोनों में क्या पाए जाते हैं, समान पाए जाते हैं। जबकि जो 23वां गुणसूत्र है वो दोनों में क्या पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है। महिला में ये XX होता है, जबकि पुरुष में ये X और Y होता है। जब मादा द्वारा 23वां गुणसूत्र क्या किस रूप में पाया जाता है, XX, और जो पुरुष होता है उसमें क्या पाया जाता है, X और Y। जब मादा के द्वारा क्या दिया जाता है, 22+X, और नर के साथ भी क्या आता है, 22+X गुणसूत्र आते हैं, तो उससे किसका जन्म होता है, 23+23वां गुणसूत्र क्या हो जाता है, XY हो जाएगा, X हो जाएगा। तो इसमें किसका जन्म हो जाएगा, महिला का जन्म होगा या फिर लड़की का जन्म होगा। यदि क्या होता है, जो नर है, जो क्या है, मैन और फीमेल, नर और मादा, ये नर किससे क्या आएंगे, 22+X गुणसूत्र आएगा, और महिला से भी क्या आएंगे, 22+X गुणसूत्र आएगा। तो उन दोनों से किसका जन्म होगा, 22+XY क्या होगा, या XX क्या हो जाएगा, यहाँ पे लड़की का जन्म हो जाएगा। जबकि यदि क्या होगा, नर के द्वारा, किसके द्वारा, नर के द्वारा क्या दिए जाए, 22+Y, और मादा के द्वारा क्या दिया जाए, 22+X, 22+Y और 22+X, तो किसका जन्म होगा, वहाँ पे लड़के का जन्म होगा। किसका जन्म होगा, लड़के का जन्म होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर लड़का या लड़की के जन्म में कौन ज़्यादा जिम्मेदार है, यहाँ पे पुरुष जिम्मेदार है, क्योंकि जब तक पुरुष के द्वारा 22+Y गुणसूत्र नहीं दिए जाएंगे तब तक लड़की का जन्म नहीं हो सकता। जबकि लड़की के जन्म के लिए भी लड़के से क्या आएगा, 22+X गुणसूत्र आएंगे। महिला के पास तो क्या पाया जाता है, 22+XX गुणसूत्र ही पाया जाता है। तो अतः ये लड़के के जन्म हो या लड़की के जन्म हो, दोनों समय मादा से क्या आएगा, 22+X गुणसूत्र का ही क्या आएगा, आने वाला है। लेकिन अगर नर के द्वारा क्या दिए जाएंगे, 22+X गुणसूत्र, तो किसका जन्म हो जाएगा, लड़की का। किसका जन्म हो जाएगा, लड़की का। जबकि अगर नर के द्वारा 22+ क्या दिया जाएगा, Y गुणसूत्र दिए जाएंगे, तो वहाँ पर किसका जन्म हो जाएगा, उनके पास लड़के का जन्म होगा। किसका जन्म होगा, लड़के का जन्म होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संतान के जन्म में लड़के और लड़का हो या लड़की हो, दोनों के जन्म में माता और पिता की दोनों की जिम्मेदारी क्या होती है, बराबर होती है। इस प्रकार का प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार से कह सकते हो कि लिंग निर्धारण में नर व मादा दोनों की बराबर भूमिका होती है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं
कि नर के द्वारा भी क्या दिए जाते हैं 22 प्लस एक्स वाई गुणसूत्रों में से क्या दिया जाएगा, अगर एक्स दिया जाता है तो क्या होगा, लड़की का जन्म होगा और वाई गुणसूत्र दिया जाता है तो लड़के का जन्म होगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में क्या होंगे, दोनों ही बराबर साझेदार होंगे, जब तक केवल एक व्यक्ति से क्या नहीं हो सकता, संतान का जन्म नहीं हो सकता। अगला प्रश्न हमसे पूछा जाता है कर्णपाली। कर्णपाली क्या होती है, कर्णपाली क्या होती है, हमारे कान के नीचे का भाग होती है। हमारे कान के नीचे के भाग को क्या कहते हैं अपन, कर्णपाली कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। कुछ व्यक्तियों में क्या होता है, जो हमारे सिर के पीछे वाला जो हिस्सा है, जो कान को टच करता है, वो क्या होता है, उठा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। जबकि जो कुछ बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, ये उभरा हुआ नहीं होता, जबकि अलग होता है, ये पार्ट्स में जुड़ा हुआ नहीं होता। आप अपने कान पे बहुत से बच्चों को देखिएगा, जब आप कान में देखोगे तो आप पाओगे जो कान के अंदर जो एक संरचना बनी हुई है वो क्या होगी, सिर के पीछे वाले हिस्से से जुड़ी हुई होगी, जबकि बहुत से बच्चों में ये जुड़ी हुई ना होकर क्या होगी, अलग पाई जाएगी। यह भी किसके कारण होता है, आनुवंशिक लक्षणों के कारण होता है। एक ही संतान, एक ही पिता की दो संतानों के बीच में आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें अंतर पाया जा सकता है। ये किस कारण होगा, ये डीएनए विखंडन के कारण हुई गलतियों का परिणाम हो सकता है। ये किस कारण होता है, जब डीएनए का विखंडन होता है तो अधिकतर क्या होती है, अलग अलग सूचनाएं जब बिखरती है तो उससे ये परिवर्तन आते हैं। इसके बाद आते हैं हम अभ्यासगत प्रश्न। ये पाठगत प्रश्न हैं। इन पाठगत प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाले समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा बी लक्षण उसी समष्टि के 7% जीवों में पाया जाता है तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। हमने मेंडल का प्रभाविता और अप्रभाविता वाला नियम पढ़ा था। जो लक्षण सबसे ज़्यादा पाया जाता है वही क्या होगा, प्रभावी होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जा रहा है, बी समष्टि में कितने % जीवों में पाया जाता है, 60% जीवों में पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्या होगा, बी लक्षण क्या होगा, सबसे पहले उत्पन्न हुआ होगा। अगला प्रश्न आता है, विभिन्नता के उत्पन्न होने के लिए किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। स्पीशीज यानी क्या होती है, जाति, या किसी समूह का किस प्रकार से क्या बढ़ जाता है, अस्तित्व बढ़ जाता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, डीएनए प्रकृति में विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, गलतियां पाई जाती है। उन गलतियों के कारण ही क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं में देखने को मिलते हैं। एक ही पिता की दो संतानें अलग अलग हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि वो क्या होती है, डीएनए विखंडन के कारण इसमें क्या होती है, गलतियां पाई हो जाती है, जिसके कारण हम इसमें क्या होती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। लेकिन ये विभिन्नताएं बहुत सी बार हमें क्या करती है, लाभ प्रदान करती है। किस प्रकार से लाभ प्रदान करती है, आपने देखा होगा बहुत से लोग कहाँ रहते हैं, गर्म जलवायु को सहन नहीं कर पाते। बहुत से जीव गर्म जलवायु को सहन नहीं कर पाते, बहुत से जीव ठंडी जलवायु को सहन नहीं पाते। यदि इनमें क्या होगा, विखंडन, डीएनए विखंडन के समय क्या होगी, कुछ गलतियां होगी, क्या होगी, कुछ गलतियां होगी, उससे क्या होगा, विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। जब विभिन्नताएं उत्पन्न होगी तो ऐसे जीव उत्पन्न होंगे, उसी प्रजाति में ऐसे जीव उत्पन्न होंगे जो क्या कर सकते थे, गर्मी में भी रह सकते हैं। ऐसे जीव उत्पन्न होंगे जो सर्दी में भी रह सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये विपरीत जो परिस्थितियाँ होगी, जो विभिन्न परिस्थितियों में क्या रह सकते हैं, जीवित रह पाएंगे। विभिन्नता का सबसे बड़ा लाभ क्या है, ये अलग अलग परिस्थितियों में क्या हो सकते हैं, रहने की संभावना बनी रहेगी। अगर सामान्य जीव उत्पन्न होते रहेंगे तो ऐसे जीव जो ठंडे इलाकों में रहते हैं वो गर्म इलाकों में नहीं जा सकते, और ऐसे जीव जो गर्म इलाकों में रहते हैं वो ठंडे इलाकों में नहीं आ सकते। लेकिन जब इनमें क्या होगी, विभिन्नताएं आएगी, तो हम ऐसे जीव भी देखेंगे जो ठंडे इलाकों में भी रह सकते हैं और गर्म इलाकों में भी रह सकते हैं। ये सब किसका परिणाम है, आनुवंशिकता का परिणाम है। जब डीएनए में क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, तब इस प्रकार की हमें क्या मिलते हैं, लाभ मिलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी है। हमने पहले पढ़ा कौन सा प्रयोग, मेंडल का आनुवंशिकता का प्रयोग। मेंडल के आनुवंशिकता के प्रयोग में क्या दिया हुआ था, जब उसने क्या करवाया था, दो विपरीत लक्षणों के बीच में क्या करवाया था, निषेचन करवाया था। तो निषेचन में उसने पाया कि जो उसके जो प्रथम पीढ़ी के जितने भी जो जीव हैं वो क्या पाए थे, उसने लंबे पौधे, कौन से पौधे मिले थे उसे, लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। लेकिन जब उसने लंबे पौधों के बीच में या फिर एपोन पीढ़ी के पौधों के बीच में क्या करवाया, संकरण करवाया, तो उसे पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए थे, 3:1 के रूप में प्राप्त हुए थे।
यही हमें क्या करना है, लिखना है। मेंडल ने प्रयोग कैसे किया था? मेंडल ने क्या किया था, एक लंबे पौधे को लिया और एक छोटे पौधे को लिया। उस पौधे ने क्या किया, उसने जो बोना पौधा है उसमें से फूलों को हटा कर, पुकेशों को हटा कर क्या कर दिया, उसने छोटे पौधे के बीजों को उसमें डाल दिया। जब उसने ये किया तो दोनों पौधों के बीच में क्या हुआ, निषेचन हुआ। तो F1 पीढ़ी में कौन से पौधे प्राप्त हुए थे हमें, लंबे पौधे। जब उनके बीच में निषेचन करवाया तो उसे पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए थे, 3:1 के रूप में प्राप्त हुए थे। अगला नियम आता है कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये वाला नियम भी अपन ने पढ़ा था, मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम। क्या करवाया था इसने, 2 जोड़ी विपरीत लक्षण लिए थे, 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों को लिया था। इसमें कौन कौन से पौधे उसके द्वारा लिए गए थे, उसके द्वारा एक पौधा कौन सा था, गोल और पीले। दूसरा पौधा क्या था, जुड़ीदार हरे पौधे लिए थे। जब इसने इन दोनों के बीच में क्या करवाया था, निषेचन करवाया था। जब इन दोनों के बीच में निषेचन करवाया तो उससे जो F1 पीढ़ी में कौन से पौधे प्राप्त हुए थे, गोलाकार और पीले पौधे प्राप्त हुए थे। F1 पीढ़ी में कौन से पौधे प्राप्त हुए, गोलाकार पीले। और जब उसने F1 पीढ़ी के पौधों के बीच में क्या करवाया, संकरण करवाया, तो उसमें लक्षण प्रारूप क्या प्राप्त हुआ था, 9:3:3:1 उसे क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लक्षण क्या रूप क्या होता है, इसमें स्वतंत्र वंशानुगत होते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारे पास कि ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष वह एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O है से विवाह करता है, उसकी पुत्री का रुधिर वर्ग O है। क्या यह सूचना पर्याप्त है यदि आपसे कहा जाए कौन सा विकल्प रुधिर वर्ग A अथवा O प्रभावी लक्षण है? अपने उत्तर का स्पष्टीकरण कीजिए। क्या हमारे लिए सूचना पर्याप्त है कि अगर माता का जो रुधिर वर्ग है वो क्या है, O दिया हुआ है, और जो पिता का रुधिर वर्ग है वो क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी उसका रुधिर वर्ग क्या होना चाहिए, O होगा। क्या हमारे लिए सूचना प्राप्त है, क्या ये हमारे लिए सूचना पर्याप्त नहीं है? तो हम उत्तर में लिख देंगे नहीं, ये सूचना पर्याप्त नहीं है कि कौन सा A प्रभावी है या O प्रभावी है। इसका कारण क्या है कि जो संतान उत्पन्न होती है उसकी संतान उत्पन्न होने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि उसमें पिता का ही रुधिर वर्ग आया है या माता का रुधिर वर्ग आया है। अगर वहाँ पे इसका आनुवंशिक रूप क्या दिया होता, ए दिया होता या AO होता तो हम बता सकते थे, लेकिन हमें सूचना पूरी नहीं थी, इसलिए हम क्या लिख देंगे, ये सूचना हमारे लिए क्या है, अपर्याप्त है। इससे हम हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, बच्चे में मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है? लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है हमने पहले भी पढ़ा है। मानव में क्या पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 क्या होते हैं, दैहिक होते हैं। और 23वां जोड़ा क्या होता है, लिंग निर्धारण के लिए होता है। नर में क्या पाए जाते हैं, 22 + XY। और मादा में क्या पाया जाता है, 22 + XX। जब नर के द्वारा 22 + X और मादा के द्वारा 22 + X गुणसूत्र प्राप्त होते हैं तो किसका जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है। और जब मादा के द्वारा 22 + X और नर के द्वारा 22 + Y गुणसूत्र प्राप्त होते हैं तो किसका जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव में इस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। अगले आते हैं हमारे पास अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में क्या दिया हुआ है, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिसके पुष्प बैंगनी पुष्प थे। कौन से पुष्प थे, बैंगनी पुष्प थे। इसका संकलन किसके साथ करवाया गया है, बोने पौधे जिसके सफ़ेद पुष्प हैं से कराया गया। इसकी संतति के सभी पौधों में पुष्प क्या प्राप्त होते हैं, बैंगनी प्राप्त होते हैं, परंतु उसमें से लगभग आधे बोने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न थी। लंबे पौधों की आनुवंशिकता नियम कौन सी थी, TTWW। तो TT क्या हो जाएगा इसमें, TT तो लंबे पौधे थे, TT क्या था यहाँ पे, लंबे पौधे थे। और WW क्या था, बैंगनी पौधे, बैंगनी कलर हो जाएगा। अगला क्या था हमसे, TT और TWW। तो इसमें स्मॉल क्या दिया हुआ आपको, W दिया हुआ, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्या आता है, TT और WW, लंबा और छोटे। क्योंकि जो पौधे प्राप्त हुए थे उसमें आधे तो क्या थे, बोने थे, लेकिन आधे क्या थे, बड़े पौधे भी थे। इसलिए हमारा कौन सा वाला ऑप्शन राइट रहेगा, सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है, एक अध्ययन में पता चलता है कि हल्के रंग आंखों वाले बच्चे के जनक
की आंखें भी हल्की रंग की होती है। इसके आधार हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। यह सूचना क्या है? अपर्याप्त है। केवल आप एक पीढ़ी के लक्षणों को देखकर ये नहीं कह सकते कि कौन सा लक्षण प्रभावी है, कौन सा लक्षण अप्रभावी है। हमें कम से कम कितनी पीढ़ी चाहिए? 3 पीढ़ियों की आवश्यकता होती है। जबकि 2 पीढ़ी में जबकि ये जानकारी कितने पीढ़ी में दी हुई? केवल 2 पीढ़ी में। एक तो उनके माता पिता और दूसरी संतान। इसके लिए हमें कितनी पीढ़ी की आवश्यकता होगी? 3 पीढ़ी की आवश्यकता होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? सूचना अपर्याप्त है। अगला आपको दिया जाता है कि कुत्ते की खाल पर प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। कुत्ते की खाल पे क्या करना है हमें? एक प्रभावी रंग को प्राप्त करने के लिए हमें प्रोजेक्ट बनाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मेंडल के प्रभाविता वाला नियम का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। मेंडल ने किस पे प्रयोग किया था? लंबे और छोटे पौधों पर। हम क्या करेंगे? नर काले कुत्ते और सफ़ेद रंग की मादा कुत्तियाँ भी क्या कर लेंगे? इसका प्रयोग कर लेंगे। नर क्या कौन से रंग का? नर कुत्ता कौन से रंग का होगा? काले रंग का। और मादा कुत्तियाँ कौन से रंग की होगी? सफ़ेद रंग की होगी। जब काले रंग के कुत्ते और सफ़ेद रंग की कुत्तियाँ के बीच में क्या करवाया जाता है? निषेचन करवाया जाता है। तो F1 पीढ़ी में जो हमें बच्चे प्राप्त होंगे वो कौन से रंग के प्राप्त होंगे? काले रंग के प्राप्त होंगे। तो जब काले रंग के बच्चे में प्राप्त होंगे, जिससे हम क्या कह सकते हैं? कौन सा रंग प्रभावी होगा इसमें? काला रंग प्रभावी होगा। जबकि जो सफ़ेद रंग है वो क्या होगा? अप्रभावी होगा। अगला प्रश्न आता है हमारे पास। अगला हमारा प्रश्न आता है, संतति में नर व मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित होती है? ये हमने पहले भी पढ़ा कि नर व मादा दोनों में क्या पाए जाते हैं? 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 क्या होते हैं? दैहिक होते हैं। जबकि 23वां गुणसूत्र क्या होता है? शारीरिक होता है। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? ये पार्ट खत्म हो जाएगा। अगला हम क्या कर सकते हैं? इसमें MCQ प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसस स्टाइवम। पाइसस स्टाइवम, ये किसका नाम वैज्ञानिक नाम है? मटर का वैज्ञानिक नाम है। आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। जनक जीवों से संतति जीवों में गुणों एवं लक्षणों का स्थानांतरण को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। F1 पीढ़ी में मुख्य रूप से दृष्टिगत लक्षण क्या कहलाता है? प्रभावी लक्षण कहलाता है। DNA का वो भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं होती है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो ये क्या थे? हमारे पाठ के प्रमुख क्या थे? प्रश्न उत्तर थे। इसमें से मुख्य रूप से हमें कौन कौन से प्रश्न याद करने हैं? एक तो हमें क्या याद रखना है? आनुवंशिकता। क्या याद रखना है हमें? एक तो आनुवंशिकता की परिभाषा याद रखना है। तो इसमें से क्या आएगा? 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो 1 नंबर के प्रश्न के लिए क्या याद रखना है? एक तो हमें आनुवंशिकता याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा इसके बाद? जीन। अगला क्या याद रखना है हमें? जीन के बारे में याद रखना है। उसके बाद जो छोटे प्रश्न हैं उनके लिए क्या पूछ सकता है? कर्णपाली को पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है वो? कर्णपाली के बारे में भी पूछ सकता है। अगला हो जाएगा अपने पास। उसके अलावा हमें क्या आएंगे? 2 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। 2 नंबर के प्रश्न के लिए क्या पूछा जा सकता है? लिंग निर्धारण पूछ सकता है, वो स्वतंत्र विन्यास का नियम पूछ सकता है, या फिर क्या पूछ सकता है वो? मेंडल का आनुवंशिकता का नियम या प्रभावी अप्रभावी लक्षणों का नियम भी पूछ सकता है। इस प्रकार से हमारे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और हम इससे कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं? 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं।